पूछा अफसरों से क्या हो गया। एलजी साहब ने उनको बुलाया और उनको धमकाया कि अगर तुमने ये स्कीम बंद नहीं की तुमको सस्पेंड कर दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा। ये इसके पीछे की कहानी है। हर अफसर ये कहता है। मेरे को एलजी ने बुला के धमकाया। 2 साल के अंदर दिल्ली की सारी पेमेंट बंद क्यों होती जा रही है? दवाइयों की पेमेंट बंद हो रही है, टेस्ट की पेमेंट बंद हो रही है। फिर जाके धरने पे बैठ जाते हैं उनके साथ, फिर मेरी हाय हाय करते कि पहले वाले जो एलजी थे वो हमें नए काम नहीं करने देते। दिल्ली की लाइफलाइंस हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, उनको बंद किया जा रहा है। बंद करते हैं, फिर बीजेपी वाले हमारे को गाली देते हैं कि केजरीवाल से चल नहीं रहा। और साथ साथ बस मार्शल्स की नियुक्ति भी की गई, क्योंकि बसों के अंदर न केवल महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, छोटे मोटे कई सारे अपराध होते हैं। जेब कतरे आते हैं, जेब काटते हैं, छेड़छाड़ करते हैं महिलाओं के साथ, किस्म किस्म के अपराध होते हैं। उन सब अपराधों को रोकने के लिए बस मार्शल्स की नियुक्ति का प्रपोजल बनाया गया और 2015 से बस मार्शल्स अच्छा काम कर रहे थे। मेरे पास ढेरों उदाहरण है जो बस मार्शल्स ने शानदार काम किया है। 20 नवंबर 2019 को मार्शल अरुण कुमार ने देखा कि एक 4 साल की बच्ची को लेके एक आदमी बस से नीचे उतर रहा है और वो बच्ची जोर जोर से रो रही है ढोलक कुआं के पास। तो उसे शक हुआ और उसने उस आदमी को पकड़ लिया और पता चला कि वो उस बच्ची का किडनैप करके लाया था निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और बाद में बच्ची को अपने पेरेंट्स के साथ मिलवाया गया। 29 अक्टूबर 2019 को मार्शल मनीष कुमार ने देखा कि एक आदमी ने टिकट नहीं ले रखी और उसका सस्पिशियस बिहेवियर था। उसे पकड़ के जब उसका बैग छानबीन की गई तो उसमें से 5 मोबाइल फोन और 4 एटीएम की मशीनें निकली। उसे भी थाने में हैंडओवर किया गया। नवंबर 2019 में मार्शल संतोष ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा और उसके यहां से एक चोरी किया हुआ मोबाइल फोन मिला 540 नंबर बस में। 6 जनवरी 2023 को मार्शल संदीप चकारा ने एक आदमी को एक लड़की के साथ गलत काम करते हुए रोहिणी के क्षेत्र में पकड़ा और उस आदमी को, इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, उसे पुलिस के हवाले किया गया। ये स्कीम अच्छी खासी चल रही थी और अचानक इस स्कीम को 1 नवंबर से बंद कर दिया गया। इसके पीछे का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि स्कीम 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 8 साल ये स्कीम चली। इसमें 3 विभाग शामिल हैं। एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखता है कि भाई हमें इतने बस मार्शल चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके आधार पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती निकालता है और उनको रिक्रूटमेंट करता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो उसकी पेमेंट करता है। तो 3 डिपार्टमेंट हैं। 2015 से 2022 तक ये तीनों डिपार्टमेंट शांतिपूर्वक हर साल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लिखता था हमें इतने बस मार्शल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उतने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती करता था, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी पेमेंट करता था, कोई दिक्कत नहीं। 2023 के शुरू से अचानक तीनों डिपार्टमेंट्स ने अपना रुख, अफसर वही थे, अफसर नहीं बदले। कई वहां जो अफसर हैं वो तो 3-3, 4-4 साल से मौजूद थे। अचानक उन्हीं अफसरों ने अपना लिखना बदलना चालू कर दिया, फाइल पे लिखना चालू कर दिया सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का ये काम नहीं है। 7 साल 8 साल तक था काम। अचानक उन तीनों ने, इन्होंने रेवेन्यू वालों ने भी, फाइनेंस वालों ने भी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तो अगस्त तक लिखता रहा कि भाई मेरे को बस मार्शल दो, मेरे को बस मार्शल दो, इनकी पेमेंट करो, पुरानी पेमेंट करो, कई दिनों से तनख्वाह नहीं दे रखे। अगस्त में अचानक उस कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने, जो कि 3-4 साल से था, ये कमिश्नर ट्रांसपोर्ट आशीष कुंद्रा 3-4 साल से कमिश्नर था, हर साल वो रिक्विजिशन करता आ रहा है। अचानक अगस्त 2023 में क्या हो गया? एलजी साहब ने उनको, हमने पूछा अफसरों से क्या हो गया। एलजी साहब ने उनको बुलाया और उनको धमकाया कि अगर तुमने ये स्कीम बंद नहीं की तो तुमको सस्पेंड कर दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा, ईडी छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, सीबीआई छोड़ दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा। ये इसके पीछे की कहानी है। अफसर रो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अफसर 4 साल से रिक्विजिशन कर रहा था, अचानक उसका एक दिन सपना आया और उसे सपने में सिविल डिफेंस वॉलंटियर एक्ट दिखाई दिया और एक्ट में वो धारा दिखाई दी कि ये काम नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी है। बेवकूफ बना रहे हो हमको। पूरी दुनिया बेवकूफ है, सारे देश के लोग बेवकूफ है, तुम ही सियाने हो। उनको बुला बुला के धमकाया गया, ये स्कीम बंद करवाई गई। क्यों? क्योंकि ये स्कीम महिलाओं के अंदर बहुत पॉपुलर थी। दिल्ली के बस में ट्रेवल करने वाले लोगों को ये, जैसे अभी कैलाश गहलोत ने इन्होंने बताया कि उनको ये लगता था कि हमारा अपना आदमी वर्दी में बैठा है, ये हमारी सुरक्षा करेगा।
और इस तरह से ये स्कीम बंद करवाई गई। अध्यक्ष महोदय, मेरे को जब पता चला, और अगस्त और सितंबर में मैंने कागज देखे हैं, मंत्री जी ने, रेवेन्यू मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग्स ली, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, मिनट्स ऑफ मीटिंग में कहा गया कि यह स्कीम बंद नहीं होनी चाहिए। लिखित में आदेश दिए गए कि स्कीम बंद, लेकिन एलजी तो सारे डरते हैं। एलजी तो किसी को भी जेल भेज सकता है, एलजी तो किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, बड़ा पावरफुल आदमी है, किसी को भी कुछ भी कर दे, तो एलजी से सारे डरते हैं। जब मेरे को पता चला, मैं एलजी साहब से मिलने गया। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, मैं सुन रहा हूं कि आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इनको हटाने की वो कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी देखो, अब बसों के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और ये पैनिक बटन भी है, क्या जरूरत है बस मार्शल्स की, हम 280 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा सर मेरे लोग हैं दिल्ली के 2 करोड़ लोग, मैं 280 तो क्या 2080 भी करूंगा खर्च, मेरी मर्जी। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, आपको तो चुन के नहीं भेजा, मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है। मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 280 क्या 2800 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? आप तो नहीं रोक सकते। और मैंने कहा अगर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से ही हो जाता, तो मैंने कहा सारे राजनिवास के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, पैनिक बटन और दीवारों पे लगा देते हैं, आपकी सुरक्षा हटा देते हैं। क्या जरूरत है आपकी सुरक्षा की? पूरी दिल्ली के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे लगाई दिए, पैनिक बटन और लगा देते हैं, हर खंबे के ऊपर दिल्ली पुलिस भंग कर देते हैं। क्या जरूरत है? अरे लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है किसी भी समाज के अंदर सुरक्षा की। एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बसों के अंदर है सीसीटीवी कैमरे की, एक लेयर ऑफ है पैनिक बटन की, एक है बस मार्शल की। कोई किसी के सामने पैनिक बटन आया और उसको ध्यान आ गया, वो पैनिक बटन दबा देगा। बाद में अगर अपराध को जांच करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की जरूरत पड़ी, सीसीटीवी कैमरा। बस मार्शल किसी के सामने बैठा और कोई लड़की को छेड़ रहा है, वो बस मार्शल को कही भैया इसको जरा सा रोको। हम लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, तो उसको रोका कैसे जा सकता है? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं रुकने दूंगा, और फिर उन्होंने फाइल के ऊपर आदेश कर दिया कि इनको हटा दिया जाए। जिस दिन ये अखबार के अंदर छपा था, मेरे को याद है जिस दिन उन्होंने आदेश किया था, 2 दिन पहले अखबार के अंदर छप गया था कि एलजी साहब रोकने वाले। मैंने फोन किया एलजी को, सवेरे उठ के 8 बजे मैंने फोन किया, सर ये अखबारों में मैं क्या पढ़ रहा हूं, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप इनको नहीं हटाओगे, आप क्यों हटा रहे हो इनको? मैंने उसी दिन चिट्ठी लिखी, मैं कहीं और गया हुआ था उस दिन, मैंने वहां से चिट्ठी लिखी एलजी साहब को कि, और वो चिट्ठी एक चिट्ठी लिखी और 2 बार नोट भेजा है मैंने, एक मंत्री के थ्रू नोट भेजा है कि मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नहीं हटाया जाना चाहिए, मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कंटिन्यू रखिए। और जब तक वो कह रहे थे कि नहीं हम होमगार्ड करेंगे, मैंने कहा ठीक है, जब तक होमगार्ड नहीं आते तब तक इनको रख लो, और होमगार्ड इन्हीं को नियुक्त कर दो। होमगार्ड आपको कानूनी पेंच तो फंसाने हैं। जो आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर काम कर रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस है, इनको अनुभव है, कई दिन से काम कर रहे हैं। मैंने कहा इन्हीं को होमगार्ड बना देना। मेरे फाइल के ऊपर नोटिंग है मेरी, आप जो नोटिंग की बात है, जो अभी लगे हुए हैं होमगार्ड की कंडीशन ऐसी होमगार्ड की कंडीशन, और अब खुद हटा के बीजेपी वाले उनके धरने में जाके टेस हुए अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग, थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। तुम लोग इस तरह की गंदी राजनीति करते हो, खुद ही हटवाते हो और खुद ही उनके उसमें धरने में जाके तुम रोना रोते हो। अभी आपने कहा इनको नियमित किया जाना चाहिए, करने को तैयार हूं मैं, चलो मैं और तुम चलते हैं अभी एलजी साहब के पास। अभी आपने कहा चलो मेरे साथ, अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ, अभी एलजी साहब के पास चलो, मैं करने को तैयार हूं, मैं जहां साइन करोगे खाली कागज पे दस्तखत करने को तैयार हूं, एलजी से करा के लाओ। तुम्हारा एलजी है? झूठ बोलते हो। जिस फाइल पे दस्तखत करने इनकी बहाली के लिए मैं अभी तैयार हूं, फाइल पे साइन करने के लिए, इनको नियमित करने के लिए मैं अभी तैयार हूं साइन करने के लिए। नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, गंदी राजनीति मत करो। कल मेरे को एक चिट्ठी लिखी है एलजी साहब ने, मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूं। मैंने बार बार एलजी साहब से 2 ही बात कही है और वो होनी चाहिए। मैं इसका भी समर्थन करता हूं कि एक तो ये जब तक बहाली नहीं होती नए लोगों की, इनको जारी रखा जाए, और दूसरा ये कि जब ये इनकी बहाली होगी तो इन्हीं लोगों को दूसरे होमगार्ड की तरह नियुक्त कर दिया जाए। मैंने 1 हफ्ते पहले भी फोन किया एलजी साहब को, मैंने कहा जो तुमने अब एड निकाला है, इस एड में लिखा हुआ है, इस एड में इनको कोई वेटेज नहीं दिया हुआ पुराने वालों को। मैंने कहा सर आपने भी प्रॉमिस किया था, मैंने भी प्रॉमिस किया था कि इनको वेटेज दिया जाएगा, वेटेज क्यों नहीं दिया? हाँ मैं कराता हूं, कराते नहीं है। फिर
वेटेज क्यों नहीं दिया जा सकता इनको? अब ये कहां जाएंगे? इनकी तो उम्र होली, नौकरी लेने के लिए कहां जाएंगे? इनको वेटेज क्यों नहीं दे सकते उसके अंदर? ना इनकी उम्र बची, ना इनका कुछ वो बचा, अब कैसे कहां नौकरी लेंगे? इनको वेटेज देने में क्या दिक्कत है? इनके पास हर एग्जाम में दिया जाता है जो पुराने वाले होते हैं। अब कल एलजी साहब ने मेरे को एक चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी बहुत गंदी है, उसमें भाषा बहुत ही गंदी है। आप लोग पेटी पॉलिटिकल गेम्स के लिए काम कर रहे हैं। यू आर पासिंग द बक फॉर योर ओन इनएफिशिएंसी। अपने स्पीकर साहब को बता देना। स्पीकर को मेरे अंडर में आते हैं क्या? एलजी को यह भी नहीं पता कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव 3 स्तंभ हैं राजनीति इसके कॉन्स्टिट्यूशन के? क्या उनको ये नहीं पता कि स्पीकर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ही डज नॉट रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर? कि अपने स्पीकर साहब को बता देना कि इसमें से एक्सपेंज कर दे प्रोसीडिंग्स में से। मैं कुछ नहीं कह सकता स्पीकर साहब को, हमारे सबके माननीय है स्पीकर साहब, मैं नहीं कह सकता इनको कुछ। यू एंड योर मिनिस्टर्स आर एक्यूजिंग मी, योर स्टेटमेंट्स आर व्हाइट लाइज। दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ abuse and sport game which you seem to have mastered. You have made a career out of it. ये एलजी साहब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये भाषा है? ये भाषा है? ऐसी भाषा लिखनी चाहिए। कितने भी डिफरेंसेस हो हम दोनों के बीच में, जो मर्जी डिफरेंस हो, ऐसी भाषा तो एलजी साहब को लिखना शोभा नहीं देता। While you and your government have done nothing substantive for the development of Delhi and its residents in almost all spheres. 3 बार चुनाव जीते हैं आप लोगों की जमानतें जब्त हो गई। कुछ कर ही रहे होंगे तभी हुआ है, कुछ कर ही रहे होंगे दिल्ली वालों के लिए। यू हैव डन नथिंग फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली। In a bid to maintain the charade that you have created through repeated lies perpetuated by an incessant publicity campaign. अभी तो बहुत है इसमें गंदी गंदी गालियां, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पर मैं ये समझता हूं कि जो भी प्रोवोकेशन हो, जो भी कारण हो, हमें अपनी मर्यादा, शब्दों की मर्यादा और भाषा की मर्यादा कभी लांघनी नहीं चाहिए। बातचीत से सभी समाधान निकलते हैं अगर नीयत अच्छी हो तो। अब मैं ये दिखाता हूं कि ये चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर। मैंने इनको फिर कल जवाब भेजा है। जब से सक्सेना साहब एलजी बने हैं तब से दिल्ली के अंदर ढेर सारे रेगुलर रूटीन के काम बंद होते जा रहे हैं, बंद होते जा, एक नहीं, जैसे बस मार्शलों को बंद कर दिया, चलती हुई स्कीम थी। इनके पहले वाले जो एलजी थे वो हमें नए काम नहीं करने देते थे। हम कहते थे जी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, वो नहीं लगाने देते थे। हम कहते थे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, नहीं लगाने देते थे। लेकिन पुराने दिल्ली की जो व्यवस्था चल रही थी, पानी की, दवा की, टेस्ट की, उनको नहीं रोका उन्होंने उनको नहीं रोका। अब जो एलजी साहब आए हैं पिछले 2 साल से दिल्ली के अंदर एक जो चल रहा है कि अब दिल्ली के अंदर जो चालू चीजें हैं, सर्विसेज हैं, दिल्ली के लोगों की जो दिल्ली की लाइफलाइंस हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, उनको बंद किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। और वो ट्रेंड बन गया। बंद करते हैं, फिर बीजेपी वाले हमारे को गाली देते हैं कि केजरीवाल से चल नहीं रहा, करवाते ही हैं। मैंने कल उनको लिखा, अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में सारे मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद करवा दिए गए, दवाइयां बंद करवा दी गई, उनके रेंट की पेमेंट बंद करवा दी गई, बिजली की पेमेंट बंद करवा दी गई, डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी गई। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022, एमसीडी चुनाव के जस्ट पहले। क्या कारण था भाई? आम आदमी पार्टी के वोट कम करने थे और बीजेपी को वोट बढ़ाने थे। वोटों के लिए तुम किस हद तक गिरोगे बीजेपी वालों? ओपीडी सितंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच में ओपीडी के काउंटर के ऊपर अस्पतालों के अंदर जो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठे थे, एक शॉट में सबको हटा दिया। अब कोई अस्पताल जाता है तो खिड़की ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं मिलता। ये सब हमने लड़ के दोबारा चालू कराए हैं। ये तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिल्ली वालों को मारने की। मरने नहीं दूंगा मैं, जब तक जिंदा हूं तब तक दिल्ली वालों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा।
पिछले 7 महीने से दिल्ली जल बोर्ड के फंड, जो इस विधानसभा ने जल बोर्ड के फंड पास किए, आप लोगों ने मान लो कि आप 5,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए पास, वो फंड रोक के बैठा है फाइनेंस डिपार्टमेंट। वो फंड नहीं देने दे रहे एलजी साहब जल बोर्ड को। जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर सीवर की लाइफ, बेसिक मेंटेनेंस खत्म हो गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोगों को पानी के लिए, सीवर के लिए तरसाओगे तुम लोग। और हम हाईकोर्ट गए इसके खिलाफ। हाईकोर्ट ने 1 महीने पहले ऑर्डर किया है फाइनेंस सेक्रेटरी को कि पैसे दो जल बोर्ड के, फिर भी नहीं दे। हाईकोर्ट की भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट आदेश देते पलट देते हैं उसको। अरे किसको मानोगे तुम? देश की जनता को नहीं मानते, दिल्ली की जनता को नहीं मानते, चुनी हुई सरकार को नहीं मानते, हाईकोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अजीब तानाशाही हो गई तुम्हारी। अब बस मार्शलों को तुमने 1 नवंबर से बंद कर दिया। डीटीसी के पेंशनधारी जिनको लगातार हर महीने पेंशन मिलती थी, 7-8 साल में कभी दिक्कत नहीं हुई हमारी सरकार बनने के बाद, उनकी मई से पेंशन रोक दी उनको। अब लड़ के दिलवाई है पेंशन, अभी मिली है पिछले महीने, कई महीनों की पेंशन एक साथ दिलवाई है मैंने, 6 महीने की एक साथ। फरिश्ते स्कीम कि दिल्ली की सीमाओं के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका जहां मर्जी वो इलाज करा ले, प्राइवेट में, बड़े से बड़े प्राइवेट, उसका सारा खर्चा हम देते थे। 23,000 लोगों की हमने जान बचाई है एक्सीडेंट वालों की। एलजी साहब ने वो स्कीम भी बंद करा दी। और ये बड़े मजे की बात यह है, एलजी साहब को मैंने जाके बताया, पिछले 6 महीने में मेरी जितनी मीटिंग हुई है, बार बार मैंने एलजी साहब को कहा है जी मैं अफसरों को बुलाता हूं और मैं उनसे पूछता हूं भाई क्यों बंद कर रहे हो। हर अफसर ये कहता है मेरे को एलजी ने बुला के धमकाया, मेरे को एलजी ने बुला के धमकी दी है कि काम करोगे तो। एलजी साहब बोले मैंने तो कभी धमकी नहीं दी, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है। अफसर कह रहे हैं एलजी ने बुला के धमकाया, एलजी साहब कह रहे हैं मैंने कोई धमकी नहीं दी। तो ये अचानक पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली की सारी पेमेंट बंद क्यों होती जा रही है? दवाइयों की पेमेंट बंद हो रही है, टेस्ट की पेमेंट बंद हो रही है, मंत्री लिखित में आदेश दिए जा रहे हैं, उनके आदेश नहीं माने जा रहे। यही अफसर हैं, अफसर नहीं बदले, सारे के सारे वही अफसर हैं जो अभी तक जो अफसर काम कर रहे थे सरकार के लिए, अचानक उन अफसरों ने जो बेसिक सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करना बंद कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा चलो जी आपकी बात मान लेते हैं कि आप नहीं कर रहे, तो आप इनको सस्पेंड करो। फिर सस्पेंड भी नहीं करेंगे, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। तो भाई दाल में तो कुछ काला है। सारा देश तो पागल नहीं है और आप ही अकेले सियाने नहीं हो। अब धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि ये चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर। तुम लोग किसी भी हद तक गिर सकते हो, इस देश को बेच सकते हो तुम लोग केवल 4 वोट के लिए। मेरी अंत पंत में बीजेपी वालों से यही निवेदन है कि राजनीति करो, लेकिन ऐसी मत करो कि जिसमें इतना पाप करना पड़े। वोट के लिए अच्छे काम करो, पॉजिटिव राजनीति करो, अच्छे काम करो। अच्छे काम करोगे, आपके पास भी दिल्ली तो मिक्स्ड सा है, उसमें बहुत सारे काम आपके हैं, पुलिस आपके पास है, ठीक करो ना कानून व्यवस्था, वो तो करोगे नहीं। डीडी आपके पास है, मकान बनाओ लोगों के लिए, मकान बना के दो उनको, वो तो करोगे नहीं। और इतनी सारी व्यवस्थाएं आपके पास है, पूरी केंद्र सरकार यहां बैठी है, इतने काम करके दिल्ली के लोगों का दिल जीत सकते हो, वो नहीं करोगे, हमको काम करने से रोकोगे। हमें काम करने दो, लोगों को ये पसंद नहीं आता। आप लोग समझते हो आप ही चतुर हो, अंत में सबको पता चल जाता है कि ये चल क्या रहा है, बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं। एलजी को कह के पहले काम रुकवाते हैं, एलजी साहब धमकाते हैं अफसरों को, अफसर फिर काम रोकते हैं और फिर जाके धरने पे बैठ जाते हैं उनके साथ, फिर मेरी हाय हाय करते हैं। ये नहीं चलेगा, मत करो, अच्छी बात नहीं।